Hi everyone, I am Achal from Tyler Zone and welcome you again to the another session of GS test series. This is test number 8 और ये टेस्ट जो है वो पॉलिटी पे बेस्ड है। इसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। थंबनेल पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर आप लोग करिएगा। और टेस्ट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? ए. संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। बी. राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। सी. सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। या डी. दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें बताना है कौन सदस्य नहीं होते हैं निर्वाचक मंडल के। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो बी है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, बल्कि केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो देखिए जैसे संसद के दोनों सदन हैं तो मतलब लोकसभा राज्यसभा, विधानमंडल के जो दोनों सदन का मतलब है विधान परिषद और विधान सभा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तो होते हैं, परंतु राज्य विधान परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। और संघ शासित प्रदेश की बात की जाए तो केवल 2 संघ शासित प्रदेश हैं जिनके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, वो है दिल्ली और पुडुचेरी। देखिए लोगों को संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य पता होता है, पर हमेशा दिल्ली और पुडुचेरी इतना मतलब कॉमन नहीं है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है ए. प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। बी. एकल हस्तांतरण प्रणाली द्वारा। सी. आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। या डी. खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। एकल हस्तांतरण प्रणाली सिस्टम का यूज़ किया जाता है, जबकि जो प्रत्यक्ष निर्वाचन यहाँ नहीं होता है बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। इसमें जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती है। अनुपातिक मत प्रणाली नहीं होता है बल्कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम का यूज़ किया जाता है। और खुला बैलेट प्रणाली न होके गुप्त रूप से निर्वाचन किया जाता है। तो इसे ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ दिया हुआ है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और इसमें जो सिस्टम का यूज़ किया जाता है वो 2 सिस्टम है। पहला है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल हस्तांतरण मत प्रणाली, और दूसरा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो इन दोनों का ही आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ अनुपातिक मत प्रणाली है, इससे ये ऑप्शन गलत हो गया है। थर्ड क्वेश्चन है, बुक है, ऑटोबायोग्राफी है, विदाउट फियर और फेवर। ये ऑटोबायोग्राफी भारत के किस राष्ट्रपति की आत्मकथा है? ए. नीलम संजीव रेड्डी। बी. अटल बिहारी वाजपेयी। सी. वी गिरी। या डी. राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नीलम संजीव रेड्डी। इनकी आत्मकथा है विदाउट फियर और फेवर। तो देखिए संजीव रेड्डी जो है, नीलम संजीव रेड्डी, ये भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे और इनका जो कार्यकाल था वो 1977 से 1982 ईस्वी तक था। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। निर्विरोध से कि जो ऑपोजिट पार्टी थी और जो इनका खुद का पार्टी था, इन दोनों ही में संपूर्ण बहुमत से ये राष्ट्रपति बने थे। अगर सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति की बात की जाए तो भी नीलम संजीव रेड्डी का ही नाम आता है। ये 64 वर्ष में इन्होंने राष्ट्रपति का पद धारण किया था। साथ ही साथ ये राष्ट्रपति बनने के पहले लोकसभा अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और एक क्वेश्चन और बनता है कि पहला मुख्यमंत्री जो राष्ट्रपति का पद धारण किया था तो उसमें भी नीलम संजीव रेड्डी का ही नाम आता है। बाद में काफ़ी सारे मुख्यमंत्री दूसरे स्टेट के थे जो राष्ट्रपति बने, पर ये पहले थे जो राष्ट्रपति बनने से पहले किसी राज्य के सीएम थे। फोर्थ क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, प्रशासनिक अधिकरण और संघ लोक सेवा आयोग। और दूसरी तरफ इससे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं
अनुच्छेद 315, 280, 148 और 323 ए। इसमें बताना है, सुमेलित करना है। तो देखिए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मतलब जिसको कैग कहा जाता है, ये अनुच्छेद 148 से संबंधित है। ठीक है। वित्त आयोग का आर्टिकल 280 है। प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित आर्टिकल है अनुच्छेद 323 ए भी याद रखिएगा। और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, इससे संबंधित आर्टिकल है 315। तो देखिए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अनुच्छेद 148, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 ए और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी अनुच्छेद 315। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। ऑप्शन ए, संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। बी, संसद के साधारण बहुमत द्वारा। सी, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, भारत में अगर कोई भी नया राज्य सृजित होता है तो उसके लिए केवल साधारण बहुमत की ज़रूरत होती है। तो संसद के साधारण बहुमत द्वारा नया राज्य सृजित किया जा सकता है। और नया राज्य की बात हो, चाहे क्षेत्रफल में मतलब उसको वृद्धि करनी हो या घटाना हो, इसमें भी साधारण बहुमत का ही प्रयोग किया जाता है। इसे भी याद रखिएगा। तो भारत में एक नया राज्य सृजित करने के लिए जो विधेयक पारित होता है उसे साधारण बहुमत द्वारा पारित होना अनिवार्य होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है पंचायती राज से रिलेटेड, और ये पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी, आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज किसे कहा जाता है? ए, आचार्य नरेंद्र देव। बी, जीवी के राव। सी, BR मेहता। या डी, LM सिंघवी। तो देखिए, जो आर्किटेक्ट ऑफ पंचायत राज हैं, शिल्पी जिन्हें कहा जाता है पंचायती राज का, वो हैं BR मेहता, बलवंत राय मेहता। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जो शिल्पी हैं वो बलवंत राय मेहता हैं, BR मेहता हैं। और इन्होंने ही भारत में पंचायती राज जो व्यवस्था है उसे 3 श्रेणियों में बांटा था, जबकि अशोक मेहता ने 2 चरणों वाले पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया था। ये भी क्वेश्चन बनता है। 7th क्वेश्चन है, पंचायती राज से ही रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना करने के लिए अधिकृत होता है? किसे पंचायतों की संरचना करने का अधिकार प्राप्त होता है? ए, राज्य का राज्यपाल। बी, राज्य के विधानमंडल को। सी, भारत के संसद को। या डी, भारत के राष्ट्रपति को। तो किसके पास अधिकार होता है पंचायतों की संरचना करने का? तो देखिए, आंसर होगा बी, राज्य के विधानमंडल के पास ये अधिकार होता है। तो अगर पंचायती राज की बात की जाए तो अनुसूची 7 में राज्य सूची के अंतर्गत ये टॉपिक जो है वो वर्णित है। और पता ही होगा कि अनुसूची जो 7 है उसमें 3 सूचियां हैं, एक संघ सूची, राज्य सूची और एक कॉन्करेंट सूची है। तो राज्य सूची में पंचायती राज की बात की गई है। और पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है ये कॉन्सेप्ट जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। और सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नौगौर क्षेत्र में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। अगर दूसरे नंबर पर बात की जाए तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है। तो पहले नंबर पे पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी नागौर राजस्थान में, और दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश में। और इस व्यवस्था का जो उद्देश्य था वो था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना, मतलब कि जो प्रशासन की जिम्मेदारी है या अधिकार है उसे केंद्र से लोगों तक स्थानांतरित करना, ये इसका उद्देश्य था। इसे ही विकेंद्रीकरण कहा जाता है। 8th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? ए, आर्टिकल 249। बी, अनुच्छेद 250। सी, अनुच्छेद 252। या डी, अनुच्छेद 253। तो देखिए, जो
अमूमन संसद होती है वो संघ सूची के विषयों पर कानून बनाती है, और जो राज्य सूची रहती है उसमें राज्य कि विधानमंडल जो होता है वो कानून बनाने का हक होता है। पर अंतर्राष्ट्रीय मामला जब आता है या अंतर्राष्ट्रीय बात आती है तो संसद को यह अधिकार है कि वो राज्य सूची के भी विषय पे कानून बना सकता है। इसी को किस आर्टिकल में वर्णित किया गया है ये बताना है आपको। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 253। इसे बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान में संसद संघ सूची के विषय पर ही कानून बना सकती है, परंतु अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद के पास ये अधिकार होता है कि वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। 9th क्वेश्चन है, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से कितने समय से ज़्यादा के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? ए 1 माह, 3 माह, 6 माह या 1 वर्ष? देखिए इसका आंसर होगा 1 वर्ष। 249 ए के अंतर्गत अगर कोई विधेयक पारित होता है तो वो 1 वर्ष से ज़्यादा के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। ठीक है, तो 249 खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रह सकता है। 10th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? A 21, B 15, C 11 या D 7? तो डायरेक्टर्स, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बताना है। तो आंसर होगा 21, 21 डायरेक्टर होते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार सहकारी समितियों के निर्देशकों की अधिकतम संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी 21 हो सकती है। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के डायरेक्टर्स की संख्या है वो अनुच्छेद 243 ZJ के अंतर्गत उल्लिखित है। तो इसी के साथ आज का टेस्ट जो है वो एंड होता है, और ये सारे ही क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, तो इसका 2 से 3 बार ज़रूर रिवीजन कर लें। और इन टेस्ट की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको मिलेगा, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक यू।